बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ, मेरे साथ सिद्दीक़ जान मौजूद हैं। मालाकंड की पहाड़ियों में शाम ढल रही है, सूरज बिल्कुल हमारे मुंह पे आ गया है और चंद ही मिनट में ये ग़ुरूब होने वाला है और एक ख़ूबसूरत सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि शहर के हंगामे से दूर ज़रा निकल के कुछ वक्त गुजारें और ख़ुद को भी टाइम दें थोड़ा सा। तो आज हम इसी सिलसिले में जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसे जगह पे जाएं जहां पर नो सिग्नल हो या नो सिग्नल एरिया में चले जाएं, तो सोचा कि चलें कुछ आपसे बातचीत हो जाए और सिद्दीक़ जान की मौजूदगी का मैं हमेशा फ़ायदा उठाता हूं। तो आज काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आ गया है और ये रेफरेंस लेकर आए हैं औरिया मकबूल जान साहब। तो इसकी बुनियाद आपके शायद इल्म में आ चुकी हो कि वो बनाई गई है कि उन्होंने बरतानिया को ख़त क्यों लिखा या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों लिखा गया। वैसे तो सिद्दीक़ जान साहब अब ये वाज़ेह नहीं कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और होती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफिस कुछ और होता है। तो ये ख़त तो लिखा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से गया था। यहीं से शुरू कर लेते हैं ज़रा। मेरा सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ैसल साहब का क्या कसूर है कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आए। देखें, औरिया मकबूल जान साहब ने जो रेफरेंस दायर किया उसमें उन्होंने वजाहत की हुई है कि जो जज़ीला असलम साहब हैं, जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है उसमें कि मैं ये लेटर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल ईसा की डायरेक्शन पे लिख रही हूँ और ये लेटर काजी फ़ैसल ईसा साहब की ही तरफ से है। और दरमियान में उन्होंने एक चालाकी की है कि उन्होंने मतलब वो ताकि ये कह सकेंगे नहीं जी वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से गया, मेरी तरफ से नहीं गया काजी साहब की तरफ से ही है। और जो उसमें 5 अहम नुकात हैं उस रेफरेंस के, उसमें सबसे पहला तो यही है कि काजी फ़ैसल ईसा साहब जो है उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का वो उनको इजाज़त नहीं देता था। तीसरा उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये इससे एक तो उनका ये भी मिसकंडक्ट है कि ख़ुद वो एक केस सुन रहे हैं और उस केस को जिस केस के उन्होंने रिव्यू सुनना है उस पर पहले ही वो फ़ैसला सादिर कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने माइंड बना लिया है कि उन्होंने रिव्यू भी डिसमिस करना है। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे वो पब्लिक कंट्रोवर्सी में आए हैं। फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो स्टेक पे लगाए हैं, इससे पाकिस्तान के और यूके के तल्लुकात ख़राब भी हो सकते थे। तो ये उन्होंने चीज़ें रखी हैं। मेरा ख्याल है कि लोग जो है वो जो हमारे नाज़रीन हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि इसका वो प्रोसेस जानना चाहेंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा। अब ये जो रेफरेंस दायर जी कौन सुनेगा, देखें हाँ, लेकिन पहले तो बताएं टेकअप होगा भी या नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि टेकअप ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल ही हो सकता है कि ये टेकअप ही ना हो। और क्योंकि जो जजेस के हवाले से जो शिकायत हैं और रेफरेंसेस हैं उनमें मसला ये आता है कि कोई उसमें टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने अरसे में आपने टेकअप करना है, कोई पूछ नहीं सकता, कोई चीज़ पब्लिक नहीं होती, कोई चीज़ सामने नहीं आती। दूसरा इसमें यह है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है, जो सीनियर प्यूनी जज होता है वो जो दूसरा मेंबर होता है वो फिर बतौर सरबराह सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो एक्ट करता है। यानी इस मामले में जस्टिस मंसूर साहब होंगे जी, इसमें आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक तरह से बतौर हेड इसमें काम करेंगे और उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस होंगे उसमें एक होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और दूसरे होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। तो ये तो हो गए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस। 2 जजेस जो हैं इसमें होंगे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी में। एक तो हैं इसमें आमिर फ़ारूक साहब जो काजी साहब के बहुत क्लोज़ हैं और काजी साहब मतलब बहुत क्लोज़ हैं काजी साहब के, और दूसरे हैं हाशिम खान काकर साहब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, इसमें वैसे होता ही है कि जब भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने कोई शिकायत आती है तो जो सीनियर प्यूनी जज होता है, जो दूसरा मेंबर होता है, उसको जो है वो भेजा जाता है जो आप कहिए कि वो शिकायत कि आप अपनी इस पे ओपिनियन दें कि ये रेफरेंस बनता भी है या नहीं है, ये शिकायत इंटरटेन भी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उसमें यह है कि अब ये मामला मंसूर साहब जब टेकअप करेंगे तो ये मामला जाएगा मुनीब अख्तर साहब के पास। अच्छा, मुनीब अख्तर साहब का हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में वो उस तरह से नहीं करते और वो मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील बनते हैं उनके इंटरव्यूज़ करना, जो हाई कोर्ट के वकला होते हैं जो क्राइटेरिया पूरा कर चुके थे उनके इंटरव्यूज़ करना। तो मंसूर साहब ने कहा कि जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो मामला आ गया मुनीब साहब के पास। मुनीब साहब ने भी माजरत कर ली और वो मामला चला गया याहिया अफरीदी साहब के पास। तो याहिया अफरीदी साहब उस पर अब इंटरव्यूज़ अब करने 3 जुलाई से उन्होंने। अब इसमें यह भी हो सकता है कि मुनीब साहब से ओपिनियन सीख किया जाए और मुनीब साहब जो है वो कहेंगे जी मैं तो इसमें नहीं हूँ इंटरेस्टेड और फिर याहिया अफरीदी साहब के पास चला जाए मामला। अच्छा, अब पहली तो इसमें यही आएगा कि एक जो मेंबर है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का वो इस पर ओपिनियन देगा, उसके बाद मामला आगे चलेगा। अगर वो कहता है कि जी ये बनती नहीं है शिकायत तो फिर मेरा ख्याल है कि ये वैसे ड्रॉप हो जाएगी।
या इसमें आपकी क्या आपके ख्याल में आपने पूरा भी पढ़ा, मैं देख रहा था आप पढ़ रहे थे पूरा जो रेफरेंस भेजा शिकायत पूरी तहरीरी शक्ल में औरिया साहब ने, आपके ख्याल में ये सॉलिड ग्राउंड्स ली गई हैं उनकी तरफ से? बहुत सॉलिड ग्राउंड्स हैं। सबसे बड़ी ग्राउंड तो यही है कि काजी फैसल साहब ये काम कर ही नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये काम नहीं किया जो काजी साहब ने किया। देखें, आप इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान ने जो है वो साइफ़र में जो लिखा हुआ था उसको पब्लिक करके और पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया। तो काजी साहब ने तो जिस तरह के ताने दिए हैं बरतानवी हुकूमत को, मतलब बड़ी अजीबो गरीब हरकतें उन्होंने की हैं और अपने फ़ैसलों पे सफाइयाँ दे रहे हैं। वो मोतीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त कहा ना कि फिर अमरीकी कांग्रेस को भी अब लिखें ना ख़त, उनको भी लिखें ख़त, ठीक है, उनको भी सफाइयाँ दें ना। मतलब वो कितने मेंबर्स थे जिन्होंने करारदाद के हक़ में वोट दिए? 368। हाँ, 368 वो जो उनके मेंबर्स हैं उनको लिखें लेटर, उनको बताएं। तो अब इसमें एक तो ये है कि अब ये मामला ज़ाहिर है देखते हैं सुप्रीम जूडिशल काउंसिल इसको टेकअप भी करती है नहीं करती। दूसरा, इसमें 3 वोट चाहिए होते हैं। पहला यह है कि इस पर यह डिसाइड होगा कि नोटिस भी करना है नहीं करना, काजी साहब से जवाब भी मांगना है नहीं मांगना। दूसरा ये होगा कि जवाब आएगा तो उसका जायज़ा लेके फिर फैसला करना कि शोकॉज़ नोटिस करना है नहीं करना, और अगर शोकॉज़ होता है तो फिर यह है कि 3-2 से ही उनको फारिग किया जा सकता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम ये जजेस ये करेंगे, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब भी बहुत क्लोज़ हैं काजी साहब के। बाकी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मखसूस नशिस्तों वाले केस में मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन यह है कि काजी साहब के वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। और काजी साहब अगर आज बैठे हुए बतौर चीफ जस्टिस तो क्रेडिट जाता है मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि उस वक्त उमर बंदयाल साहब और उनके साथ जो जजेस थे मुनीब अख्तर साहब, और इस तरह से जब रिव्यू आया था तो उस वक्त ये 4 जजेस रह गए थे, तो बाकी तो दूसरी तरफ चले गए थे। उसमें उमर बंदयाल साहब वगैरह का यही था कि काजी साहब को उनकी जो बीवी और बच्चों की असास जदादें हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं उनके जवाब देना चाहिए, और बिल्कुल देना चाहिए था। आज तक काजी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया कि पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे, और ये सारी चीज़ें। तो बाकी वैसे हुब्बुल वतनी का काजी साहब दम भरते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर बनाई हैं, और पाकिस्तान में वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े एंटी हुआ करते थे, तो प्लाट उनके बहुत सारे DHA में हैं, तो हर चीज़ में कंट्राडिक्शन है उनकी। तो अब ये है कि ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन से 5 मेंबर्स हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आमिर फारूक साहब और हाशिम खान काकर साहब। तो पहले तो यही देखना है कि टेकअप होता है नहीं होता, लेकिन बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स हैं और बिल्कुल इनको शोकॉज़ होना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि किस तरह से आपने ये काम किया है, कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने लेटर लिख के और सफाइयाँ देंगे, और वो भी मतलब एक बरतानवी हाई कमिश्नर को, मतलब अजीब व गरीब हाथ काजी साहब ने चीज़ें की हैं। लेकिन हो सकता था कि दफ्तर खारजा खत लिखता, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो वो दफ्तर खारजा को खत लिख सकती थी और तवज्जो दिलाने के लिए कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें, ये हो सकता था, या ये बेहतर तरीका था। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, पहली बात तो यह है कि आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है ना, आपने एक फ़ैसला दे दिया, बात ख़त्म हो गई। आप अभी मकसूद नहीं, उन्होंने इमरान खान को उस दिन कहा था कि अदालत अपने फैसलों की वजाहत नहीं दिया करती, आपको कोई एतराज़ है तो अपील दायर करते हैं, अदालत वजाहतें नहीं देती, तो यहाँ पर वजाहत अदालत क्यों दे रही है? वो तो उन्होंने लाइव वाले पे इमरान खान ने जब कहा था तो उन्होंने कहा था कि अदालत नहीं देती। हाँ, अच्छा, अब देखें सर जी, बात यह है कि काजी साहब ना, वो हसनात मलिक साहब कहते होते हैं कि जस्टिस मुनीर ने तो एक अपने गलत और मुतनाज़ा फ़ैसले पर एक बुक लिखी थी, पता नहीं काजी साहब क्या कुछ करेंगे। अभी भी देखें ना कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में जजेस को टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, डांट रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, असदुल्ला खान साहब के जजेस इतने खौफज़दा हैं कि जितनी बदमाशी इलेक्शन कमीशन का वकील कर रहा है, जितनी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी कर रहा है वो जजेस के साथ, सर अगर आम हालात होते ना तो जजेस रगड़ के रखते थे इस वकील को। क्यों नहीं रगड़? सर जजेस खौफ का शिकार हैं। जजेस को लगता है कि अगर किसी जज ने जो है वो सिकंदर मोहम्मद को डांटा और उसके साथ सख्त अल्फाज में बात की, सख्त लहजे में, तो सिकंदर मोहम्मद शिकायत लगाएं ना लगाएं, काजी साहब कहीं पे शिकायत लगा देंगे उस जज की, और फिर उस जज को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। यानी इस हद तक खौफज़दा हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और मैं आपको बताऊं कि मैं आज इस वीडियो के बाद आपको उनका नाम भी बता दूंगा, मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई काजी साहब इस वक्त उस मकाम पर हैं कि जो इनके साथ कोई पंगा लेगा जज, कोई पता नहीं कि ये उसको कोई थप्पड़ भी पड़वा दें। मतलब कितनी अजीब सी बात है, परसेप्शन बनना भी कि भाई काजी साहब तो किसी जज पे फिर कुछ भी करवा सकते हैं उसके साथ, जो काजी साहब के साथ पंगा लेगा। तो ये चीज़ें को ठीक नहीं है कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब पर बैठे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मनसब पर, और ये जनाब हालात हैं और सूरत हाल है। उन्होंने वैसे मीडिया को तो चलें जो कुछ कहा सो कहा, उनके खिलाफ पूरा केस बना दिया, तो इन्हें अदालत के नोटिस भी कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में, यानी कमरा अदालत में बैठे हुए जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं,
उनके हवाले से भी उन्होंने नागवारी का इजहार किया। कहते हैं उनमें से कुछ लोग तो ये समझते हैं कि उनको जज होना चाहिए था, वो चीफ जस्टिस की मनसब पे बैठे होते। तो क्या वाकई जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से कमेंट करते हैं कि वो जज अपने आप को जज समझते हैं? ये एतराज़ उठाया आज काजी साहब ने। देखिए, काजी साहब का मसला ये है कि काजी साहब जो है ना वो फैसल वाडा को उन्होंने बचा लिया है और मीडिया को रगड़ दिया है। मीडिया को भी ये बस एक है, उनको पता नहीं कौन से गुस्से निकाल रहे हैं। वो मरीम नवाज़ खान के तो कहती हैं कि वो कमिश्नर वाले मामले पे अभी तक काजी साहब को गुस्सा नहीं उतरा कि कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ने क्यों दिखाई थी। लेकिन ये है कि अब मीडिया को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मीडिया धंधा करता है, मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया को कोई दीन इस्लाम ये वो फ़लाँ अजीब व मतलब गरीब बातें और सारी चीज़ें, तो आप देखते हैं ना कि मीडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और वो सहाफ़ी जो बड़े जनाब अतर मिनल्ला साहब को टारगेट किया करते थे आज़ादी ज़ाहिर राय के मामले पर, जब राना शमीम वाला केस चला था, तो उनको भी देख लेते हैं कि वो अभी क्या जो है वो किस तरह। हैरत की बात नहीं है कि जिस शख्स ने एक क्राइम कमिट किया उसकी तो आप माफ़ी कबूल कर लें, जिसने उसको चलाया उसको आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। आप फैसल वाडा को आम बंदा समझते हैं, वही फैसल वाडा एक शख्स नहीं है, वो ये पूरा निज़ाम है, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता था, उसको तो बचाया गया। अगर इस्लामाबाद एक और उसका मामला टेकअप कर देती तो वो डिस्क्वालिफिकेशन थी कंफर्म उसकी, और हथकड़ियों के साथ वो अडयाला शिफ्ट होता। तो जिस तरह से बाहर निकल के भी सजदा अदा किया और जिस तरह से उन्होंने वो बातें की हैं, चीज़ें की हैं, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बाल बचे हैं, पता नहीं उनको क्या होने लगा था। नहीं, वो रंगबाजी है सारी, और ज़रा ये दिखाने के लिए कि जी मैं तो बड़ा खौफज़दा हो गया था काजी साहब से। मुझे एक बात आप बताएं ना कि ये वही फैसल वाडा साहब हैं जो लास्ट हेयरिंग पे उन्होंने आंखों में आंखें डाल के कहा है कि माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर उस समात से इस समात के दौरान ऐसा क्या हुआ होगा मुमकिन तौर पर, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी और कुरानी आयात और फ़लाँ लिख के, तो क्या उन्होंने फेस सेविंग दिया काजी साहब को, और किसी ने उनको कहा है कि यार मतलब बस कुछ लिख के ले आओ और मुकाओ काम को? देखिए क्या हुआ है पस मंज़र तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने देखा वैसे यही है कि अब यानी अगर वैसे डट भी जाते ना माज़रत के साथ यहाँ पर, जैसे आपको याद होगा कि एक ज़माने में मीर शकील डट गए थे, उनका नहीं मांगता माफ़ी, और मैंने देखा कि अदालत कहती रही कि प्लीज़ कुछ 2 सफ़े लिख दो, 2 लाइनें लिख दो। 2 राना शमीम केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही मामला था ना कि एक शख्स ने तौहीन की, दूसरे ने छाप दी, तो छापने वाला जो है वो कहता था माफ़ी नहीं मांगता मैं तो खड़ा हूँ अपनी स्टोरी के ऊपर। अदालत चाहती थी यार कुछ कर दो, कुछ फेस सेविंग दे दो, क्योंकि उसको वहाँ पर मीर शकील भांप गए थे कि ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर फैसल वाडा ये सब ना करते, माफ़ी ना मांगते, तो मेरा ख्याल है करना कुछ भी नहीं था। क्योंकि आज देखें ना क्या कहा काजी फैसल साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मैं तो चाहता ही नहीं था ये तो इन्हें अदालत का केस चलाऊँ, वो तो एक जज ने कह दिया यहाँ पर बैठ के अदालत में, तो मुझे ये करना पड़ा है। यानी वो तो अपनी पोजीशन भी वाजे कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई दिल में मैल ना रखना, मैंने तो नहीं किया ये तो वो है तुम्हारा मुजरिम तो अतर मिनल्ला है, उसने किया है। तो यानी वो आपको याद होगा ना, मरीम नवाज़ ने भी एक दफ़ा सुनाया था कि तू अपनी इबादत कर, साड़ियाँ शिकायतें क्यों लाना है। तो वो भाई काजी साहब आपने जो करना अपनी करें, अतर मिनल्ला की शिकायतें क्यों लगा रहे हो? आपने टेकअप कर ही लिया तो कर ही लिया, तो होना कुछ भी नहीं था। बस ये मेरा ख्याल है कि समझदारी की बात यही है फिर कि काजी फैसल साहब से उन्होंने, लेकिन अब देखें ना आप कितना दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने ऊपर नहीं ली अभी भी फैसल वाडा ने, उन्होंने बुज़ुर्गों पर डाल दी है। उन्होंने कहा जी हम अब मैं लाजवाब तो मैं तो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ, लेकिन अब कुछ आलिम दीन और बुज़ुर्ग कहते हैं कि नहीं यार अच्छी बात यही है कि तुम माज़रत कर लो, तो मैंने उनके कहने पे कर लिया भाई, वरना मेरे ये ना समझना कि मैं ही पीछे हट गया हूँ। तासुर ये उन्होंने वो जो कुरानी आयात अहादीस का हवाला दे के उलमाए दीन का हवाला देकर किया है, तो उन्होंने कहा कि यार अब देखें ना, आप आलिम दीन ही अगर कह दें तो फिर मैं उससे बड़ा तो नहीं हूँ। आज उन्होंने कहा अभी मैं इस्लाम से बड़ा तो नहीं हूँ, मैं दीन से बड़ा तो नहीं हूँ, तो उन्होंने जब कह दिया तो बस ठीक है, फिर मैंने इसको कबूल कर लिया और मैंने ये मान लिया। तो ये इन्होंने स्ट्रैटेजी बना के, और वो उसमें से निकला कुछ भी नहीं है। आज आगे निकला ये कि मीडिया ने क्यों चलाया। अब कोई बताए ना मीडिया वाला कि मीडिया ने क्यों चलाया है, तो फिर असल में कहानी निकलेगी ना कि मीडिया बेचारों के पैर क्या गुजर रही है। कोई मीडिया से भी तो पूछे ना कि वो उनको शक्ल पसंद है फैसल वाडा की इसलिए चलाया है, या वो फैसल वाडा इनको जो है वो अपने इश्तहार देने के पैसे देते हैं इसलिए चलाया फैसल वाडा को। फैसल वाडा को मीडिया को फैसल वाडा से क्या मोहब्बत है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से चलाई है? तो कोई मीडिया वाला फिर बताए ना आगे हुआ क्या है। नहीं, वो कोई नहीं बताएगा। और बहरहाल फैसल वाडा साहब जो है इस निज़ाम के लाडले हैं, और काजी साहब ने के लाडले नहीं है, निज़ाम का हिस्सा है, निज़ाम ही है। मतलब आपने अगर इस निज़ाम की ताकत देखनी है तो आप फैसल वाडा साहब को देख लें, और इस अपने निज़ाम और
पूरे पाकिस्तान की बेबसी देखनी है तो काजी फाइज सर को देखनी है। उन्होंने तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए बाहर निकल के। उन्होंने कहा मेरे जूती के नीचे हैं ये मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों को मैं जूती के नीचे रखता हूँ। ऐसे तहकीर अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। और मैं 14 साल से, यानी आपको इधर माफ़ी मांगनी पड़ी है गैर मशरूत, बाहर निकल के आप कह रहे हैं कि मैं मीडिया वालों को और ये सोशल डिजिटल मीडिया को तो अपनी जूती के नोक के नीचे रखता हूँ। ये उनका लहजा था जिसमें से तहकीर झलक रही थी, और वो उनका बस नहीं चलता था कि वो गंदी और नंगी गालियाँ दें मीडिया वालों को, और उल्टा वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए मतीउल्लाह जान से झगड़ रहे थे। बिल्कुल। हमारे लैंड में मैं आपको ये ज़रूर राय दूंगा कि आप एक मोबाइल वो लें जो ईसा नकवी साहब के पास है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कैमरे का रुख चेंज हो जाता है। तो अगर कैमरे का रुख चेंज हो सकता तो हम ये आगे जो सामने हमारे मनाजिर हैं वो मनाजिर हम दिखा देते। ये कितने ज़बरदस्त, इसमें भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये वो जिस ऐप में आप कर रहे हैं ये इस ऐप में ऑप्शन नहीं है, वरना तो चेंज हो जाता है। तो वह वो वीडियोस बना लेते हैं, साथ अटैच कर देंगे। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो मोबाइल 2 लूँ जो रिकॉर्ड करते हुए कैमरा चेंज हो जाता है, और एक आपको गिफ्ट कर दूँ। यही ईसा नकवी साहब को कहेंगे आपको गिफ्ट कर दें। इसमें इस ऑप्शन, इस मोबाइल में भी ऑप्शन है। आप ईसा नकवी साहब से गिफ्ट नहीं लेना चाहते? ईसा नकवी साहब देंगे नहीं, ईसा नकवी साहब से मैंने एक गिफ्ट लिया है वैसे। वो पिछले दिनों आपको याद ही है, ज़बरदस्ती लिया मेरे घर पे जब वो आए हुए थे। तो मैंने कहा, अदील वड़ाई साहब ने कहा कि आप लेके दिखा नहीं, उन्होंने कहा कि आप ईसा नकवी साहब को 18-20 साल हो गए मैं ख्याल उनके जर्नलिज़म को। उन्होंने कहा कि इनके 20-22 साल सहाफ़ती करियर में आप पहली शख्सियत हैं जिन्होंने ईसा नकवी साहब से गिफ्ट जो है वसूल किया है। नहीं, वो उससे पहले सर में उन्होंने चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था जब मैं कहा था ना ईसा नकवी साहब ये मुझे गिफ्ट कर दें आप, तो वो उनके पास लाइट है, टॉर्च है, वो हाइकिंग वगैरह में काम आती है, तो वो तो खुद तो जाते नहीं है, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग के लिए रखी हुई है। रिकॉर्डिंग में तो और भी लाइट से इस्तेमाल हो जाती है। तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी चीज़ का बहुत कम इस्तेमाल वो कर रहे हैं और ईसा नकवी साहब, तो इसलिए वो मैंने उनसे ज़बरदस्ती ले लिया कि वो मेरे हाइकिंग में काम आती है, कैंपिंग में काम आती है। तो वो उन्होंने जो है ना वो चैलेंज कर दिया था दिल बड़ाई साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर आप इनसे ये ले के दिखाएँ ना तो फिर जो है मैं मानूँ। तो ईसा नकवी साहब ने मेरा ख्याल है उनको शिकस्त देने के लिए जो है ना वो फ़ौरन मुझे गिफ्ट कर दी। वो मुझे याद आ गया ईसा नकवी साहब के बारे में वो बताते होते हैं अदील बड़ाई साहब, और हमारे भाई हैं बड़े, और हम तो उनसे बड़ा डिफेंस की चीज़ें डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। मोहम्मद इमरान साहब आजकल सोना न्यूज़ में, तो मोहम्मद इमरान साहब बताते होते हैं कि ईसा नकवी साहब के साथ, क्योंकि उनका बड़ा टाइम गुजरा है वहाँ दुनिया न्यूज़ में, ज़ाहिर है वो बहुत पुराने कुलीग हैं। तो ईसा नकवी साहब के बारे में वो बताते हैं कि जब किसी और ने खाना खिलाना होता था तो ईसा नकवी साहब को बड़ी टॉप की 5, 7, 8 जगह जो है ना उनका बताते थे कि वहाँ जाना है, और वहाँ ऑर्डर भी खुद करते थे ना, बड़ी चीज़ें 8-10 चीज़ें ऑर्डर कर दी और ये वो सारा कुछ। लेकिन जब ईसा नकवी साहब ने खिलाना होता था तो ईसा नकवी साहब कहते थे कि आज मैं तुहानू एक जगह लैके जाना है ते उत्थे दी जड़ी दाल माश है ना, कमाल दाल माश, ओए होए, जब वो उसके ऊपर जो है वो मिर्चें और फलां चीज़ें काट के डालते हैं, और क्या उसका टेस्ट, ऐसी दाल माश आपने दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो मैं आपको दाल माश खिलाऊंगा। बल्कि वो अदील राय साहब एक और शुगल की बात सुनाते हैं कि पता नहीं दुनिया के किसी मुल्क में गए हुए थे, तो ईसा नकवी साहब ने उनको कह दिया कि यार आप अगर फ़लाँ मुल्क में आना तो फ़लाँ जगह से एक वो शवारमा मिलता है, ऐसा शवारमा आपने दुनिया में कहीं भी नहीं खाया होगा। वो कहते हैं कि वो, हाँ, आलमी अदालत इंसाफ में ना वो जब केस चल रहा था कुलभूषण वाला, वो अटेंड करने के हुए थे। कहते हैं मैं वहाँ चला गया, स्पेशल मैंने गाड़ी ली, वहाँ चला गया, और वहाँ जाके जब शवारमा गया तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात। और कहते हैं वो बाद में मैंने वहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार तो आंधे कोई नहीं, शवारमा गाड़ तुसी गड्डी लेके आ गए स्पेशल। खैर जी, ईसा नकवी साहब का जिक्र आ गया तो हमने कहा चलें ये इस खूबसूरत मंज़र में खूबसूरत लोगों का जिक्र कर लें। तो ईसा नकवी साहब हमारे दिल के करीब हैं, ये तो चलें हमने ज़रा लाइटर नोट पर उनके बारे में डिस्कस किया है। तो चलें जी, हमें अपनी दुआ में याद रखें, और KPK बहुत खूबसूरत है, KPK के लोग बहुत खूबसूरत हैं, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।